नमस्कार दोस्तों, वीक नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, DRDO में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आई होप कि आपने अप्लाई कर लिया होगा। नहीं किया तो कर लीजिए। 3 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा इंतज़ार ना करें, समय रहते फॉर्म अप्लाई कर देवें। आज की इस वीडियो में हम आपको सिलेक्शन की अचूक रणनीति बताने वाले हैं। फॉलो कर लीजिए, हो सकता है बेड़ा पार आपका भी इसमें हो जाए। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। साथ ही एक बार सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मोटा मोटी आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता देंगे, किस तरह का पेपर रहने वाला है। दोस्तों, एक छोटी सी कहावत है, आप सभी ने भी सुनी होगी कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। मैं लोहा गर्म का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि 1,40,000 बच्चों ने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की प्री परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ उन बच्चों ने तैयारी करके ही दिया होगा। फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, मई में एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 4 महीने हो गए थे तैयारी करते करते। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बच्चे तो अच्छे से पढ़ कर गए होंगे। उसके बाद 16,000 बच्चों का मेंस एग्ज़ाम भी हुआ, यानी वहाँ से अगर अपन देखें तो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को लगभग 7 से 8 महीने हो गए। बस उसी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्टर देना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आइए एक बार मैं आपको DRDO का बता देता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से टॉपिक को आप कैसे पढ़ें ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पहले क्लियर किया हुआ भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका लास्ट टाइम स्किल टेस्ट में भी वो गए थे। हम बात करेंगे DRDO टेक्नीशियन A के बारे में। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ट्रेड से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। अगर आप किसी और ट्रेड का देखना चाहते हैं तो उसके लिए बात नहीं कर रहे। सिलेबस खैर कॉमन रहेगा। सबसे बड़ी बात बता दूं इस वैकेंसी की इस बार की, तो वो है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया करो। फ़ायदा मिलता है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश किया करो कि आपको इसका फ़ायदा मिले। कैसे गुरुजी? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जितने नंबर मिल गए वो तो मिल गए, कहीं नहीं जाने वाले वो तो। लेकिन जिसमें आप नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी उसको अटेम्प्ट करके आए हैं तो संभावना तो है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कम से कम 25% संभावना तो है। सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूँ किसी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होना कितना फ़ायदे वाला है। क्योंकि अगर आपके कंपटीटर ने या आपके साथी ने आपसे कम गलत किए है ना, तो नेगेटिव मार्किंग वाले में वो आपसे आगे निकल जाता है। यानी सही दोनों ने बराबर किए थे, लेकिन आपने गलत अटेम्प्ट ज़्यादा कर लिए ना, तो उस चीज़ का नुकसान होता है। और दिल्ली मेट्रो में ऐसा कई बार हुआ है। वर्ष 2016 में मुझे एक मिला था जो ये कह रहा था कि मैं 120 में से, दिल्ली मेट्रो में 120 आते हैं, कि मैं 120 में से 115 अटेंड करके आया हूँ और मेरे 105 पक्के सही है, कोई नहीं रोकने वाला। भाई साहब, उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 105 तो उसे लग रहे थे ना, फाइनली सही तो उसके 90 हुए। और आपको मैं बता दूं, उस समय जिस बच्चे के 78 नंबर सही थे ना, उसका सिलेक्शन हुआ था। उसके 90 क्वेश्चन सही होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो ज़्यादा कर बैठा था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इस बार क्या होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, लगभग 54 सेकंड मिल रही है, ठीक ठाक होती है, आराम से अटेंड हो जाता है पेपर, कोई बात नहीं। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो पार्ट बी की। पार्ट बी पूरी तरह से टेक्निकल है। 80 क्वेश्चन आएंगे और सब बच्चों का बहुत अच्छा टेक्निकल है। टेक्निकल में आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। मतलब नए क्वेश्चन पढ़ते रहें। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक पढ़ें, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखें या किसी वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें,
फिलहाल के लिए आपको टेक्निकल में केवल और केवल MCQs की प्रैक्टिस करनी है, और MCQ से क्या सीखना है वो मैं आपको बताऊं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ा, उसका आंसर देखा, पढ़ा, आंसर देखा और छोड़ दिया या बात ख़त्म, नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आगे बढ़कर जाना है। जब आपको नया क्वेश्चन मिले तो उसका उत्तर देखने के लिए आपको क्या करना है कि फिर उस पूरी डिटेल को पढ़ना है। जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था पॉलीहाउजिन का सिद्धांत। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन आपने उसका उत्तर देखा तो वो बता रहा है पॉलीहाउजिन का सिद्धांत। तो अब आपको इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ना नहीं है, अब आपको नेट पर सर्च करना है और पढ़ना है व्हाट इज़ पॉलीहाउजिन प्रिंसिपल। अब इसकी आपको थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट पढ़नी है, आपका चीज़ें अपने आप क्लियर हो गई। अब बार बार ये ना पढ़ें P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये कंप्लीट है आपका। आप ये पढ़ें कि पॉलीहाउजिन सिद्धांत क्या होता है। जैसे परमाणु संरचना के बारे में बोहर का एक सिद्धांत है, वो बताता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन टूटता है तो वो साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें गर्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को सर्च करें और लिखें कि बोहर का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल क्या है, बोहर का इलेक्ट्रॉन्स मॉडल क्या है। ये चीज़ें सीखें आप तो आएगा समझ में आपको। मैं कलर कोड रजिस्टर की कोडिंग वाले 2 टॉपिक करवाता हूँ, एक कलर कोड का करवाता हूँ, एक लेटर कोड का करवाता हूँ। लेटर कोड में मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ें कंप्लीट होती, मैंने सहनशीलता के 3 ही बताए हुए थे, J, K और M। इस बार राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में F का पूछ लिया। मैंने बताया हुआ था लेटर कोडिंग में 5% J की होती है, 10% टॉलरेंस K की होती है और M की 20% टॉलरेंस होती है। इस बार यूँ पूछ लिया कि जो लेटर कोडिंग नोटेशन होता है उसमें 1% टॉलरेंस किसकी होगी। अब वहाँ 5 ऑप्शन में J, K, M तो 3 तो गए, क्योंकि इनकी तो 5, 10 और 20 है, हमें पता था। तो बाकी 2 में कन्फ्यूजन तो हो गई ना। तो यहाँ से चीज़ों को आगे लेकर जाएं। टेक्निकल में पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस अगर कहीं से आपको क्वेश्चन टेस्ट टाइप में अटेंड करने को मिले तो वो अटेंड करें। कोशिश करें स्कोर 80% से ऊपर सही करें। 25 क्वेश्चन है तो आपके 20 सही होने चाहिए, 50 क्वेश्चन है तो 40 सही होने चाहिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो आपके 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यू आर सेफ रेंज, आप बिल्कुल सेफ रेंज में है। कोई आपको ज़्यादा ओवर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 70% स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। और जो 4 या 5 क्वेश्चन गलत होते हैं उनका कारण सहित उत्तर देखें कि ये मेरा क्यों गलत हो गया, और जो सही हुए उनमें भी देख लें कि कोई तुक्के से तो सही नहीं हो गया हो क्या। चीज़ें अच्छी तो लग रही होगी ना। बिल्कुल काम की बातें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमने अनुभव से ही सीखी है। जो गलतियाँ हो रही है ना वो नहीं करनी। आजकल तो इतनी सुविधा है कि स्टडी मटेरियल बहुत है, पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है। आप चाहो दुनिया भर के MCQs आपको मिल जाएंगे टेक्निकल के। एक वक्त होता था जब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं मिलते थे। तो टेक्निकल में तो कोई इश्यू नहीं है। श्रीमान बात करते हैं नॉन टेक की, जो पार्ट A में रहेगा 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें रहेंगे 4 पॉइंट। जहाँ तक मेरा मानना है चारों में 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और इन चारों के लिए आपको मेहनत करनी है। ये नया टॉपिक है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की। विशेष तौर से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये चारों टॉपिक नए हैं, तो इनको पूरा समय दें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है ना, ये अब रेलवे में बहुत काम आएगा आपको। एक नया जल्दी आपको एक वीडियो देने वाला हूँ मैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में रेलवे की आप तैयारी अगर करना चाह रहे हैं तो उसका लिए क्या सिलेबस। ये जो नॉन टेक वाला है ना, ये हर वैकेंसी में आता है यार। इसलिए इन चीज़ों को भी रट लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसको थोड़ा समय लग सकता है, एक वैकेंसी से दूसरी वैकेंसी का इंतज़ार उसे करना पड़ सकता है, लेकिन गारंटेड सिलेक्शन होगा। और आप सब की मेहनत मैं देख रहा हूँ। जितने बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो ऐप के थ्रू कनेक्टेड हो, कोर्स के थ्रू कनेक्टेड हो, या वैसे ही मैं जिनको जानता हूँ यूट्यूब पे भी जो बच्चे रेगुलर हमारे कमेंट्स करते हैं हमें, तो उन बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी आपकी तैयारी है और आप सेफ रेंज में हो। ये जो आएगा इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं बताऊँ। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एक तरह से
गणितीय या मात्रात्मक ही बोलते हैं, यानी इसमें गणित से जुड़े हुए सवाल होंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर पड़ा है इसका, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करूंगा कि या तो वो टेलीग्राम पर डाल दूं, नहीं तो आपको उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में देखो जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का उपयोग करवाएगा, ठीक है, और बता देना उसको कि आपके पास कितनी बुद्धि है। रीजनिंग इसी का नाम है, ठीक है ना, RESONING, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। रीजनिंग का मतलब ये है लॉजिक कितना काम कर रहा है आपका, ये देखेगा वो, ठीक है। 10 क्वेश्चन की संभावना है। जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है यार, वैसे इनका मैंने विस्तार से वीडियो डाला हुआ है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाता है कि इसमें स्टैटिक जीके आता है, पूरी इंडिया से वो कुछ भी पूछ लेते हैं, खेल का ये सब चीज़ें भी पूछ लेते हैं, है ना। चलते ही पूछ लेते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इतना डीप तो बच्चा नहीं जाता है कई बार। और उसके बाद में देखो इंग्लिश, तो इंग्लिश जो आएगी ना वो 10th लेवल की होगी। ये ध्यान रखें, ये सारे जो आएंगे ना ये 10th स्टैंडर्ड के होंगे, 10वीं बेस के होंगे, इसलिए ज़्यादा आपको ओवर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको ठीक ठाक सा अगर कवरअप करें ना तो मुझे लगता है कि आराम से पार पड़ जाएगी। दोस्तों टेक्निकल को आप अच्छे से कवरअप करना चाहते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने इन पर बहुत सारे वीडियोज़ पहले दिए हुए हैं। देखो कोई भी चीज़ें पुरानी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, और मैंने विस्तार से हर एक ऑप्शंस को पहले से भी बहुत क्लियर किया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। MCQs के हमने बहुत सारे प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। तो टेक्निकल के तो क्वेश्चन में आपको कहीं कोई रुकावट या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लगभग कवरअप हो जाएगा। इसके लिए आप मेहनत कीजिए। 4 टॉपिक है, डेली प्रत्येक टॉपिक को 1-1 घंटे का टाइम दे दीजिए। 4 घंटे की आपकी नॉन टेक की डेली तैयारी हो जाएगी और पक्का सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप केवल टेक्निकल बेस पर जाना चाहते हैं तो सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए इस नॉन टेक को साथ लेकर चलिए। ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये बहुत इजी होता है, आराम से कवर हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ी सी साइकोलॉजी यूज करनी होती है और बुद्धि का उपयोग करना है, लॉजिक लगाने हैं, है ना। बिना लॉजिक के यहाँ कोई काम नहीं करना, ये ध्यान रखें। गणित वाला भी हो जाएगा, मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। जनरल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। क्या पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन द इज एम आर, इनमें से ही आएगा कोई ना कोई। उसके बाद में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंग्लिश की ग्रामर को ध्यान से पढ़ लें बस। कोई एक अपन को सेंटेंस दे देगा, उसको कहेगा कि इसका सीक्वेंस सेट कीजिए, सेंटेंस देकर पूछेगा इसमें एरर कहाँ है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, या फिर वो नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, इनका उपयोग करना, अमंग, बिटवीन, कंजुजैक्शन बोलते हैं इनको, इनमें से आ सकता है। यही चीज़ें रहेगी, नॉर्मल तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर थोड़ा सा इसको मेहनत करें आप तो हो जाएगा कवरअप, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 80 क्वेश्चन के साथ आप इन 40 क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलें और डेली 1 घंटे का समय इनको आप दे दें, बहुत है मेरे हिसाब से। 1 घंटा टेक्निकल को दे दें, डेली 5 घंटे की स्टडी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। खैर ये मेरे ओपिनियंस थे, आप क्या मानते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फ़ायदा भी है इस बार तो देखो कि 8 गुना बुलाया जाएगा, है ना, स्किल टेस्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं स्किल टेस्ट में भी क्या होता है, जनरली मेरिट जो है ना वो रिटन एग्ज़ाम की बनती है, जो टियर 1 में होता है पेपर। इसलिए रिटन एग्ज़ाम में आपको नंबर लाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल टेस्ट को आपको केवल क्वालिफाई करना है, केवल पास करना है। नंबर वहीं से मिलेंगे, मेरिट वहीं से बनेगी। जो मेरिट बनेगी ना वो CBT फर्स्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी मिनिमम पास मार्किंग जनरल वालों के लिए 40% रखी है, यानी आपको 120 में से 40 बोलें तो लगभग 48-50 क्वेश्चन आपको सही करने जो हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों को।